बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मदीहा अलमास। आपके साथ है आज के इस व्लॉग में दो बड़ी खबरें आपको दूंगी। एक खबर ये है कि अली अमीन गंडापुर को प्रेशराइज़ किया जा रहा है। हुकूमत और इसके इत्तेहादियों की जानिब से हर तरह से सर जोड़ कर बैठ गए हैं। अली अमीन गंडापुर से उनका इस्तीफ़ा लिया जा रहा है, इस्तीफ़ा मांगा जा रहा है। और दूसरी जानिब दूसरी बड़ी खबर ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगने जा रहे हैं। अली अमीन गंडापुर से इस्तीफ़ा लेने के बाद गवर्नर राज लगा दिया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गिरफ्तारियाँ किस तरफ इशारा कर रही हैं? जी हाँ, गिरफ्तारियां किस तरफ इशारा कर रही हैं, आज के इस व्लॉग में इस पे मैं बात करूंगी तफसीलन। और साथ ही साथ नाज़रीन करामी, ये जो 14 शराइत 41 शराइत पर दस्तखत कराए गए थे हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने, क्या अली अमीन गंडापुर की कुर्सी की मौत का परवाना इन्होंने साइन किया है? और फिर ऐवान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को गायब करना, ये किस जानिब इशारा कर रहा है? क्यों इनको गायब किया जा रहा है? आज कौमी असम्बली इजलास जारी है और इजलास में आज बिल पेश कर दिया जाएगा। जजेस की उम्र बढ़ाने के हवाले से, उनकी रिटायरमेंट के बाद, और रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने के हवाले से, और साथ साथ जजेस की तादाद बढ़ाने के हवाले से आज कौमी असम्बली में बिल पास कर दिया पेश हो जाएगा और डेफिनेटली बिल पास भी हो जाएगा। कुछ इसकी तफसीलात नाज़रीन करामी, साथ साथ नैब तरामीम को बहाल कराने वाले अब इमरान खान पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इमरान खान जो है सबसे बड़ा बेनिफिशरी है। हालांकि इन्हीं की ये नैब तरामीम थी, इमरान खान जिनको लेकर के अदालत गया था और इमरान खान की सुनवाई नहीं हुई थी, फैसला इनके हक में आया है और ये लोग अब बेनिफिशरी इसको इमरान खान को करार दे रहे हैं नैब तरामीम की बहाली का। तो वीलॉग देखने के लिए आप मेरे साथ जुड़े। नाज़रीन, आज के इस वीलॉग में आपको बताऊंगी कि रात गए ये खबरें जो है मंजर आम पर आना शुरू हो गई थी। कल शाम को गिरफ्तारियां, जिस तरह से पार्लियामेंट सेशन जारी था, रूटीन का ये सेशन था और इस सेशन में अरकान जो है वो शिरकत करते हैं, लेकिन पार्लियामेंट के बाहर एकदम से भारी नफरी पुलिस की बुला ली गई और वहाँ से पार्लियामेंट के बाहर बहुत कड़ा पहरा कर दिया गया। वहाँ से हर आने जाने वाली जो गाड़ी थी उसको रोका जाता था, उसकी तलाशी ली जाती थी और अगर उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी रुकन होता तो उसको अरेस्ट कर लिया जाता। सबसे पहले जो गिरफ्तारी अमल में लाई गई, शेर अफजल मरवत हैं, उनको गिरफ्तार किया गया। उनकी गिरफ्तारी के बाद फिर ये खबरें जो हैं ये बढ़ना शुरू हो गई कि किस किस को गिरफ्तार किया जा रहा है। शेर अफजल मरवत, शुएब शाहीन गिरफ्तार किए गए। सुन्नी जो इत्तेहाद काउंसिल के साहबजादा हामिद रज़ा हैं, उनको भी अरेस्ट किया गया। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जैन कुरैशी, मौलाना नईम, साथ में शेख वकास अकरम, आमिर डोगर, ज़ुबैर खान, जैन कुरैशी और बहुत सारे नाम जिनको कि पहले तो आमिर डोगर के हवाले से कहा गया, जी आमिर डोगर जो है उन्होंने बताया कि शेर अफजल मरवत फलां गाड़ी में है और उन्होंने मीडिया से बात भी की लेकिन वो वहाँ से चले गए। शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी के फ़ौरन बाद कहा गया जी आमिर डोगर को गिरफ्तार नहीं किया गया, लेकिन फौरी बात ये खबर भी आ गई कि आमिर डोगर को भी अरेस्ट कर लिया गया है। और पार्लियामेंट में किस तरह से गिरफ्तारियां अमल में लाई गई, जिसको कि आज असम्बली फ्लोर पर खड़े होकर जो है वो कुछ अरकान की जानिब से इस पर एतराज़ भी उठाया गया। उन्होंने कहा है कि हम 25 करोड़ आवाम के नुमाइंदे हैं और जिस तरह से कल हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट पर, हमारी इज्जत पर अटैक किया गया है, जिस तरह से पार्लियामेंट के अंदर घुस के असम्बली फ्लोर से गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं। और ये आपको बताती चलूँ, गिरफ्तारियां जिस तरह से अमल में लाई गई हैं, जैसे कोई चोर डाकू, जैसे कोई लुटेरे, जैसे मुल्क के कोई दुश्मन, बड़े कोई दहशतगर्द खुदा न खास्ता वो पार्लियामेंट में घुस गए थे और उनको अरेस्ट किया गया। इस तरह से गिरफ्तारी अमल में लाई गई। नकाब पोश, फिर सादा कपड़ों में मलबूस, यूनिफॉर्म में भी नहीं थे, इन्होंने नकाब पहने हुए थे, इन्होंने सादा कपड़े पहने हुए थे। पुलिस एहलकार इस्लामाबाद पुलिस के भारी नफरी वो पार्लियामेंट हाउस के अंदर एंटर हुई है। पार्लियामेंट पे एंटर होकर उन्होंने सबसे पहले तो पार्लियामेंट की लाइट्स ऑफ कराई हैं। लाइट्स ऑफ करने के बाद फिर उन्होंने जिस तरह से देख मुक्का को सुना और जो उनके हथे आया, जिस तरह से उन्होंने गिरफ्तारी, जिस तरह से वो मुमकिन हो सका, उन्होंने उनको अरेस्ट किया। अरेस्ट करके वहाँ से ले गए। जरताश गुल साहिबा के हवाले से ये कहा जा रहा है और उमर अयूब तो अरेस्ट कर लिए गए हैं। उमर अयूब और 28 दीगर रहनुमा हैं जिनके खिलाफ मुकदमात दर्ज हो चुके हैं और इनमें जरताश गुल साहिबा भी। उमर अयूब और जरताश गुल ये दोनों अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं। मैं एक बार फिर से बताऊँ कि उमर अयूब के हवाले से और जरताश गुल के हवाले से पंजाब हुकूमत, मरीम नवाज हुकूमत साहिबा के सख्त अहकामात हैं कि इन दोनों को सबसे पहले और फौरी तौर पर अरेस्ट किया जाए। इनके लिए अब ऑपरेशंस किए जा रहे हैं, छापे मारे जा रहे हैं, इनको जगह जगह ढूंढा जा रहा है। और ये जो अरकान जिनको कि पार्लियामेंट हाउस के बाहर से अरेस्ट किया गया है, जिनमें ये साहबजादा जो हामिद रज़ा भी हैं, इनके बारे में आपको बताती चलूँ, और बहुत सारे इनके साथ कुछ अरकान थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे जो करीबी मसाजिद थी वहाँ पर भी गए। उन्होंने वहाँ पर भी पनाह लेने की कोशिश की लेकिन इन मसाजिद में भी इनको पनाह नहीं मिली और कुछ को तो मसाजिद के अंदर घुस के भी गिरफ्तार किया गया है। मतलब आप गिरफ्तार सिर्फ एक अली अमीन गंडापुर की वो तकरीर, उसको अब बनाया जा रहा है
निशाना और उसी के पेश नज़र कहा जा रहा है ये तमाम गिरफ्तारियाँ अमल में लाई गई हैं। बेसिकली ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो जलसा कामयाब हुआ है उसकी वजह से इस कदर बौखलाहट के शिकार हो चुकी है हुकूमत की, इन्होंने किसी को भी नहीं छोड़ा। और अब जरताज गुल के लिए और उमर अयूब के लिए छापे मारे जा रहे हैं, ऑपरेशंस किए जा रहे हैं, उनके घरों तक की जो है वहाँ पर पुलिस बार बार रेड कर रही है और उनको घर वालों को परेशान किया जा रहा है कि वो कहाँ हैं, उन दोनों को बरामद किया जाए ताकि हम उनको हिरासत में ले सकें। नाज़रीन ग्रामी, जो इन पर दफ़ात और मुकदमात जो दर्ज किए गए हैं हुकूमत की जानिब से वो ये है जी पुरअमन इज्तिमा है इसमें, और अमन आमा बिल के तहत दीगर 3 मुकदमात इन पर दर्ज किए गएंगे। वो 2 मुकदमात और दीगर 3 जिनकी दफ़ात इन पर लगाई गई हैं कि इन्होंने अमन आमा ख़राब करने की कोशिश की है। और साथ ही साथ अली अमीन गंडापुर पे एक और मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया है, वो ये है कि हब्से बेजा में रखा है अली अमीन गंडापुर साहब ने। वो जो जिस वक्त ये जलसा जारी था, कल के वीलॉग में मैंने आपको तमाम तफसीलात जलसे की आपके सामने रखी थी, लेकिन वो जो नोटिफिकेशन जैसे टेलीविज़न स्क्रीन पर बाद में आया, लेकिन उससे पहले एक जो सरकारी ऑफिसर था वो जलसे में गया है, स्टेज पर गया है, उसने जाके वो नोटिफिकेशन दिखाया, उन्होंने कहा है कि जलसे का टाइम ख़त्म हो गया है, जलसा ख़त्म कर दें। अली अमीन गंडापुर जोश खिताबत में थे, खिताबात का सिलसिला जारी था, वाइंड अप की तरफ जलसा जा रहा था, उन्होंने उसको अपने पास बिठा लिया। कहा गया है जी सरकारी ऑफिसर को इन्होंने जी हब्से बेजा में रखा है और ज़बरदस्ती रखा है और उसको ज़बरदस्ती डरा के उस बेचारे को वहाँ पर इन्होंने बिठाए रखा, और इसी के पेश नज़र सरकारी ऑफिसर को हब्से बेजा में रखने के पेश नज़र अली अमीन गंडापुर पर यह मुकदमा भी दर्ज किया गया है। बहरहाल जिस तरह से धड़ाधड़ गिरफ्तारियाँ अमल में लाई गई तो अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो गायब थे। अली अमीन गंडापुर के हवाले से कोई भी इत्तलात सामने नहीं आ रही थी, और बैरिस्टर गौहर ने भी कहा, उन्होंने कहा कि उनसे मुतअद्दिद बार हमने राब्ते भी किए, उनके साथ जो दीगर लीडरशिप के लोग थे जो भी होते हैं उनके साथ उन्होंने रब्ता किया। फ़ोन नंबर्स बंद थे और अली अमीन गंडापुर का फ़ोन भी बंद था, किसी भी किस्म को कोई रब्ता नहीं हुआ। 8 घंटे तक बंदा मंजर आम से गायब रहा और फिर 8 घंटे बाद वो फजर के वक्त पहुँचे खैबर पख्तूनख्वा में, और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि वो ख़ुद मंजर से गायब थे और वो छुपने की कोशिश कर रहे थे। और अब हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि अली अमीन गंडापुर था कहाँ पे, एक मुअम्मा बना हुआ है, अब इसको अरेस्ट किया जाएगा। लेकिन अली अमीन गंडापुर जो है वो उनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने इस्लामाबाद में एक रूम मीटिंग की थी और उस मीटिंग के अंदर उन्होंने तमाम तो जो सियासी हालात हैं उसका जायज़ा लिया था, और जायज़ा लेने के बाद उन्होंने तमाम तो सूरत हाल पर आज खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का 3 बजे इजलास भी कॉल कर लिया है। और लेकिन ये भी खबर सामने आ रही है कि फिर ज़बरदस्ती प्रेशराइज किया जाएगा, ज़बरदस्ती इस्तीफ़ा लिया जाएगा, अली अमीन गंडापुर को हालात इस कदर टाइट कर दिए जाएंगे, वो बचते फिरेंगे, उनको अरेस्ट किया जाएगा। अगर वो उनको गिरफ़्तार नहीं किया जाता तो उनके गिर्द दायरा घेरा इतना तंग कर दिया जाएगा कि वो खुद इस्तीफ़ा दें, गवर्नर राज भी लग सकता है खैबर पख्तूनख्वा में। बहरहाल अब सहाफ़ियों ने बॉयकॉट किया था, ये जो जलसे के अंदर अली अमीन गंडापुर ने जो स्पीच की थी, खिताब किया था, उस पर सहाफ़ियों ने बॉयकॉट किया, उस पर माफ़ी भी मांगी थी बैरिस्टर गौहर और साहब ने और उमर अयूब साहब ने माफ़ी मांगी थी। उन्होंने कहा था कि हम माफ़ी मांगते हैं, लेकिन सहाफ़ियों ने कहा नहीं, अली अमीन गंडापुर खुद माफ़ी मांगे, तो उसके बाद फिर हम देखते हैं कि हमने माफ़ करना है या नहीं। अच्छा जी, आज एक और बड़ी ख़बर, बेसिकली ये जो 41 नुकाती शराइत थी, ये जो एक फॉर्म था जिस पे इनसे सिग्नेचर लिए गए और उसके बाद इनको इस्लामाबाद में संजानी में जलसा करने की इजाज़त दी गई। बेसिकली ये जो जलसा है ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से हुकूमत ने और इसके इत्तेहादियों ने एक बड़ी सोच समझ के एक वक्त को भांपते हुए इन्होंने चाल चली है, खेल खेला है। खेल ये खेला है कि इनको इस तरह से जलसे की इजाज़त देते हैं, रुकावटें भी लगा देते हैं, लोग नहीं पहुंचेंगे, इक्का दुक्का लोग होंगे, कुछ 100 के सैकड़ों की तादाद में जब लोग पहुंचेंगे तो हम कह देंगे जलसा फ्लॉप हो गया, और फिर हम इसको ख़ुद ही इन पर मुकदमात दर्ज करेंगे, इनको अरेस्ट कर लेंगे। बेसिकली अगर ईमान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपोजिशन के कोई लोग ही नहीं होंगे तो फिर कौन वो जो बिल आज पेश किया जा रहा है उस बिल की मुखालफत कौन करेगा? बिल की मुखालफत करने वाले जब सिरे से होंगे ही नहीं, फिर इस बिल को पेश कर दिया जाएगा, फिर उसके बाद जो भी आईनी कार्रवाई होती है उस कार्रवाई के बाद फिर इस बिल को मंजूर भी कर लिया जाएगा। अपनी मर्ज़ी के जजेस जो है वो बढ़ा दी जाएगी, उनकी तादाद, रिटायरमेंट की उम्र में इजाफा और ये वो, इससे बेसिकली फ़ायदा लेने की एक कोशिश की जा रही है हुकूमत, और इसके इत्तेहादी जो हैं वो बराह रास्त इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। अहम कानून साजी जो हुकूमत और इसके इत्तेहादी मिलकर करने जा रहे हैं उसमें
آپ کو یہ خبر دوں کہ اب وہ جو 41 لوگ تھے MNAs تھے جن کو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، آپ کو یاد ہوگا اپنے ویلاگس میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ انہوں نے جو فارم فل کیا تھا اس میں تحریک انصاف اپنا پارٹی جو ہے وہ جو اس میں فارم فل کیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے وہ لوگ ہیں، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کو جو ہے افیلیشن نہیں دی تھی، اور اس افیلیشن کو نہ دینے کا فائدہ آج حکومت اٹھانے جا رہی ہے۔ اب ڈرایا جائے گا، دھمکایا جائے گا، یا پھر کسی بھی طرح سے منایا جائے گا ان 41 اراکین کو 2/3 اکثریت حاصل کرنے کے لیے، اور ان کو اپنے ساتھ ملانے کی حکومت کی جانب سے جوڑ توڑ کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ کچھ اس کی تفصیلات اس طرح سے ہے، آج اسمبلی میں جو بل پیش ہونے جا رہا ہے اس میں حکومت کو JUI کے 8 اراکین کی حمایت حاصل ہے۔ مولانا صاحب پہلے ان کو اشارہ دے چکے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور جس کے بعد حکومت کے پاس 220 ووٹ جو ہیں وہ ٹوٹل ہو جائیں گے۔ بیسیکلی 224 ووٹ حکومت کو اس وقت درکار ہیں، جن میں سے 212 تو ان کے پاس ہے مسلم لیگ نون کے، جس میں 111 ووٹ ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے 68 ہیں، MQM کے 22 ہیں، قاف لیگ کے 5 ہیں، اور IPP کے 4 ہیں، بلوچستان عوامی اور جو نیشنل پارٹی ہے ان کا 1 ہے۔ اچھا، حکومت جو ہے وہ 8 اراکین JUI کے بھی اگر ملا لیتی ہے تو پھر اس کے بعد جو 220 ووٹ ہو جائیں گے، لیکن باقی تعداد کو پورا کرنے کے لیے وہ مزید جو 4 اراکین ہیں وہ آزاد اراکین پاکستان تحریک انصاف کے وہ جو اراکین تھے اس میں سے بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ چھوٹی موٹی جماعتیں میرا نہیں خیال کہ حکومت کے ساتھ یا حکومت ان کو رابطہ کرنے کی کوشش کرے گی۔ بیسیکلی اب جوڑ توڑ کا سلسلہ اس طرح سے بھی جاری ہے کہ ان اراکین کو اب اپنے ساتھ ملایا جائے گا۔ ناظرین گرامی، تمام تر صورتحال یہ ہے، اور دوسری جانب عمران خان صاحب کو ایک اور الزام کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑ رہا ہے۔ ہو کچھ یوں رہا ہے عمران خان کے ساتھ کہ اب اڈیالہ جیل میں کل صحافیوں کی جب غیر رسمی گفتگو ہوئی تھی تو اس میں ان سے پوچھا گیا تھا، ان سے کہا گیا تھا کہ نیب ترامیم جو باہر کی گئی ہیں اس کا اب آپ فائدہ لے رہے ہیں، آپ NRO لے رہے ہیں، تو عمران خان نے کہا تھا اب چونکہ یہ قانون بن چکا ہے اور میں ہی عدالت میں اس کو لے کے گیا تھا، اس کے باوجود نیب ترامیم بحال کی گئی ہیں تو میں فائدہ نہیں لے رہا ہوں، قانون بن چکا ہے تو قانون تو سب کے لیے ہوتا ہے نا، قانون تو پھر برابر ہوتا ہے۔ تو بانی PTI جو ہے نیب ترامیم بحالی سے مستفید ہونے والے پہلے شخص جو ہیں وہ قرار دیے جا رہے ہیں حکومت کی جانب سے، اس کے اتحادیوں کی جانب سے۔ توشہ خانہ کیس میں بانی PTI اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی جو ہیں اب ان کو ضمانت ملنے کے امکانات جو ہیں وہ تھوڑے جو ہیں واضح ہو چکے ہیں۔ سربراہ تحریک انصاف توشہ خانہ 2 کیس جو اب نیب سے FIA میں منتقل ہونے جا رہا ہے۔ نیب ترامیم جو ہے اس کے اکارڈنگ جو 500 ملین سے کم کے مقدمات ہیں نیب کے دائرہ اختیار میں نہیں آتے ہیں، اور احتساب عدالت کی جج محمد علی وڑائچ نے تحریری فیصلہ جو ہے وہ جاری کرتے ہوئے اس فیصلے میں کہا ہے کہ توشہ خانہ 2 یہ والا جو کیس ہے اس میں اسپیشل جج سینٹر کی عدالت میں منتقل کرتا ہوں، وہاں پر اس کو ریفر کرتا ہوں۔ آج فریقین کے جو وکلائے عدالت میں پیش نہیں ہوئے ہیں۔ اب دیکھیں عمران خان کو بینیفیشری قرار دیا جا رہا ہے نیب ترامیم کا، حالانکہ یہ عمران خان کو بینیفیشری قرار دینے والے بھول بیٹھے ہیں کہ سب سے بڑے بینیفیشری جو ہیں وہ توشہ خانہ کیس کے وہ خود ہیں، اور اگر عمران خان بینیفیشری بن رہا ہے تو یہ خود بھی بینیفیشری بننے کے لیے بیسیکلی انہوں نے یہ نیب ترامیم جو ہے امینڈمنٹس جو ہے وہ یہ لے کے آئے تھے، اور انہی کی جانب سے عدالت میں یہ درخواست دائر کی گئی تھی۔ بہرحال عمران خان نے تو اس مقدمے کو لڑنے کی کوشش کی، مقدمہ یہ جیت گئے ہیں تو عمران خان کہتے ہیں کہ قانون پھر سب کے لیے برابر ہے، تو پھر سب کو برابر ہی قانون جو ہے وہ ان کا حق بھی ملنا چاہیے۔ اب یہ صورتحال ہے، اسمبلی کا اجلاس بھی جاری ہے، آج بل پاس ہو جائے گا، اور یہ انہوں نے فلور سے ان اراکین کو ہٹا دیا ہے آٹومیٹیکلی طریقے سے۔ کس طرح اچھے طریقے سے انہوں نے کھیل کھیلا ہے، ایوان کو اپنے لیے خالی کر لیا ہے۔ آج بل پیش ہو جائے گا اور پھر پاس بھی ہو جائے گا، لیکن صورتحال کافی کشیدہ ہو چکی ہے، اور شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بادل جو ہیں وہ چھٹنے والے ہیں، اور سپتمبر کے اینڈ تک 20 سپتمبر کے بعد صورتحال واضح ہو جائے گی، آسمان اپنا رنگ بدلے گا اور دیکھیں گے سب۔ اب شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ بھی ایک سیاسی پنڈت ہیں، اور ان کی جانب سے یہ پیشن گوئی حالات اب کس جانب جاتے ہیں۔ بہرحال جو بھی ہو، ملک کے لیے بہتر ہو، پاکستان کے لیے بہتر ہو، اور پاکستان کی سیاست کے لیے بہتر ہو۔ مجھے اجازت دیجیے، اس ویلاگ سے اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔ مجھے آپ کے فیڈ بیک کی ضرورت ہے، فیڈ بیک ضرور دیا کیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔